जय हिंद, जय भारत और रुद्रनॉमिक्स के आज के हमारे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यूपीएससी इकोनॉमी का जहां तक हम पोर्शन देखते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के ऊपर जो है प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे गए हैं, मेंस में भी सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है थरोली क्लियरली जो है अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी जरूरी है, जो आज के हम वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉजेज क्या होते हैं, इन्फ्लेशन होती क्या है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की कैसी इन्फ्लेशन होती है और क्या उसको जो है कंटेन करने के लिए रेमेडीज जो है वो की जाती हैं भारत में। तो ये सारा कुछ जो है आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आप बने रहेंगे एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात अगर डेफिनेशन की जाए कि इन्फ्लेशन जो है हम कहते हैं कि सिग्निफाई क्या करती है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन सिग्निफाई करती है एक सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनका जो दाम है, यानी कि उनका जो प्राइस है, वो प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, इतनी बात तो। लीडिंग टू अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। करेंसी यानी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम? कोई भी करेंसी हो सकती है। अगर हम भारत की बात करेंगे, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, तो हम इस केस में बात करेंगे कि हमारे अपने रुपए की बात हो रही है। ये किसी भी देश के लिए जनरल डेफिनेशन है, सबके लिए लागू होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको थोड़ा और ना बेटर करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? ये एक बास्केट है, ये जो दिख रही है, ये दोनों एक बास्केट दिखाई दे रही है। ये जो पहले वाला फिगर है, ठीक है, मैं इसको नंबर कर देता हूँ, ये पहला और ये दूसरा। पहली वाली जो सिचुएशन है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, आप 100 रुपए लेके मार्केट गए और ये एक पर्टिकुलर बास्केट आपने ऐसे टोकरी उठाई शॉपिंग मॉल से या बिग बाजार से या किसी भी किराने के दुकान से या ग्रोसरी स्टोर से, और इस बास्केट में आपने ये इतनी सारी आइटम्स जो हैं वो डाल ली और उसके बाद आपने इसका बिल बनवाया। बिल इसका बना मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है। अभी तक इन्फ्लेशन जो है वो नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद हमने क्या बोला कि इन्फ्लेशन हो गई। और अब देखिए, अब आप वापस जो है यही सेम बास्केट जब खरीदने जा रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि इस बास्केट में जो आइटम्स हैं अब वो कम हो गई हैं। आइटम्स जो हैं वो क्या हो गई हैं? दे हैव रिड्यूस्ड। ये देखो, इस बास्केट में और इस बास्केट में कंपेयर करके देखो कि दोनों में आपको दिख रहा होगा कि इसमें दूसरी वाली में आइटम्स जो है वो कम हो गई हैं, लेकिन पैसे आपको उतने ही देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पहले जहां इतनी सारी आइटम्स खरीद पा रहे थे, अब यही 100 रुपए जो हैं दे आर एबल टू परचेज लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के कम गुड्स एंड सर्विसेज ये खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू जो है वो गिर गई। पहले वो इतना सामान खरीद पा रहा था, अब वो इतना कम सामान जो है वो खरीद पा रहा है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं परचेज करने की जो पावर है, यानी कि जो, अगर इसको प्योरली हिंदी में कहा जाए, क्रय शक्ति कहते हैं। परचेज करने की जो पावर है किसकी? करेंसी की, हमारे केस में रुपए की, वो क्या हो गई है? दैट हैज फॉलन, वो गिर गई है ना। या फिर हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कि जो क्रय शक्ति है, जो खरीदने की पावर है, वो जो है करेंसी की कम हो गई है। ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या कहा था यहाँ पे कि इन्फ्लेशन क्या सिग्निफाई करता है कि लगातार दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो घट गई है ना। कि पहले आप जो 100 रुपए में सामान ला पा रहे थे, इन अदर वर्ड्स अब क्या हो रहा है, पहले 100 रुपए में आप ये एक बास्केट खरीद पा रहे थे। आप गए थे किसी राशन की, किराने की दुकान पे या कहीं भी मार्केट में कुछ खरीदने। अब यही सेम बास्केट खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज की जगह मान लीजिए यू हैव टू नाउ पे ₹150, कि आपको 150 रुपए देने पड़ रहे हैं उसी सेम बास्केट को परचेज करने के लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमी है, उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, उसमें मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया इस डायग्राम के साथ। अब देखिए, अगली बात जो हमने करनी है वो है कि इसको एक बार फटाफट डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जनरल प्राइस लेवल्स मतलब, यहाँ पे देखिए जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा कि केवल एक या दो इक्का दुक्का चीजों के दाम बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं कहा जा सकता। मतलब इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल गुड और सर्विस। जैसे मान लीजिए, अगर लेट्स सपोज मैं ऐसा बोलूं कि सिर्फ जो है ऑयल का प्राइस बढ़ गया,
या मैं ऐसे बोलूँ सिर्फ हम दालें खाते हैं ना, अरहर की दाल, मूंग की दाल, जैसे कि पल्सेस का प्राइस बढ़ गया, या मान लीजिए कि सिर्फ जो है वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ गया, है ना। तो सिर्फ अगर इनमें से किसी एक का दाम अगर बढ़ा तो हम उसको इन्फ्लेशन जो है नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि एक सिंगल गुड जो है वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ उसको बोल सकते हो कि हाँ ये सिर्फ क्या है, रिलेटिव प्राइस राइज बोला जा सकता है इसको। क्या बोला जा सकता है, रिलेटिव प्राइस राइज। इसको इन्फ्लेशन ना बोल के रिलेटिव प्राइस राइज बोल सकते हैं, हाँ कि भाई ठीक है एक या दो चीज का दाम बढ़ गया। लेकिन अगर हमें बोलना है कि इन्फ्लेशन हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज प्राइस है एक बास्केट का गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम कुछ गुड्स ले रहे हैं, जैसे आप हो सकता है मान लीजिए कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, कॉपी किताब पेन पेंसिल खरीद रहे हैं, या मोबाइल फोन लैपटॉप, या कुछ भी आटा चावल राशन, है ना, ये सारा सामान खरीद रहे हैं। और सेवाएं जैसे आप मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, आप फोन का बिल पे कर रहे हैं, जो आप इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं, या बैंकिंग सर्विसेज है, या ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, उसकी उसमें जो है दाम जो है उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया उन सब का, उस एक बास्केट का। तब हम कहेंगे कि इसको कहा जाएगा कि हाँ ये जो है अब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति दिखाई पड़ रही है। अच्छा, दूसरा, ये एक पहला महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो आपको ध्यान रखना है कि सस्टेन्ड इंक्रीज है। सस्टेन्ड इंक्रीज का मतलब क्या है कि लगातार जो है वो बढ़ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ी और फिर जल्दी से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 5 दिन बाद घट गई, है ना। ये वन टाइम नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली हो रहा है ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। और परचेजिंग पावर पे इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ मनी जो है अब वो कम गुड्स खरीदने में सक्षम है। इट इज एबल टू बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर, है ना। जो हम अभी जस्ट समझ के आए कि रुपए जो है, पहले हम 100 रुपए खर्च करके वो बास्केट खरीद पा रहे थे, अब वो सेम बास्केट 100 रुपए में नहीं आ रही, अब आपको 150 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उस बास्केट को खरीदने के लिए। समझ गया आप। तो ये तीन बातें, ये तीन पहलू, ये तीन एस्पेक्ट जो है जरूर ध्यान में रखिएगा इन्फ्लेशन को लेके। अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं फर्दर के टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं। अच्छा देखो, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पे जाने से पहले ना मैं एक बात बताता हूँ कि जब हम टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मैं यहीं पे स्पेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जब हम इन्फ्लेशन में, लेट मी जस्ट राइट इट, जब हम इन्फ्लेशन में टाइप्स की बात करते हैं कि एक तो इसके कॉजेज क्या हैं और ये टाइप्स कैसी होती हैं, तो प्राइमरीली मेजरली हमें देखने को मिलता है कि दो टाइप्स की इन्फ्लेशन जो है वो हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि देखिए कि कितनी तेजी से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि एक तरीके से कॉजेज किस साइड से निकल के आ रहे हैं, क्या कॉज कर रहा है, डिमांड कॉज कर रही है इन्फ्लेशन को, या सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन जो है वो कॉज हो रही है। तो इन दोनों ही फैक्टर्स को समझेंगे, इन दोनों ही टाइप्स को देखेंगे कि एक तो रेट के आधार पे और दूसरा ये डिमांड एंड सप्लाई वाले बेसिस पे इन्फ्लेशन जो है वो कैसे कैटेगराइज की जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब हम बात करनी शुरू कर रहे हैं कि ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ प्राइस राइज। ये ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे ये लिख रखा है रेट ऑफ प्राइस राइज, कि कितनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बोलते हैं क्रीपिंग या फिर माइल्ड इन्फ्लेशन, जहां पे हम बोलते हैं कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जितनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं वो 3-4% से कम है प्रति वर्ष, यानी कि पर एनम। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकल के आते हैं कि ये स्लो होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। प्राइसेस जो है ना वो धीमे धीमे यानी ग्रेजुअली बढ़ते हैं, एकदम से ऐसे नहीं बढ़ जाते कि मार्केट में वो डिसरप्शन कॉज कर दें, कि आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। फिर इसको कहा जाता है, ये जो सबसे पहले वाला टाइप है इन्फ्लेशन का, जो थोड़ा 3-3.5% तक ही लिमिटेड रहेगा, कि ये पॉजिटिव होता है इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी खरीदार है वो मार्केट में जा रहा है, डिमांड कर रहा है ना, जब वो मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा क्या हो रहा है, प्राइसेस ऊपर की तरफ ड्राइव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे से मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है ना, उसको दिख रहा है कि यार मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ बाजार में उसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है, कि अगर मान लो मैंने लेट्स सपोज 100 शर्टें बनाई, तो हाँ भाई 105 शर्टों की डिमांड थी, अभी 5 शर्टें और बनाने का स्कोप है मेरे पास। तो मतलब क्या हुआ, ये एनकरेज करता है स्पेंडिंग को, क्योंकि दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, तो कंज्यूमर को भी लगता है कि हाँ ठीक है चीजें खरीदी जा सकती हैं। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करता है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि मैंने 100 शर्टें बनाई थी, अच्छा लेकिन यार डिमांड तो 105 की हुई थी, तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि 100 से बढ़ के मैं 5 शर्ट्स जो है ना ये और एक्स्ट्रा बना सकूं।
मतलब मैं और इन्वेस्ट करूंगा, मैं हो सकता है अपनी फैक्ट्री में एक आधी मशीन और कोई खरीद के ले आऊं, 4 लोगों को और नौकरी पे रख लूं वहां पे लेबर के तौर पे, और उनसे बोलूं कि हाँ ये एक्स्ट्रा अब हमें प्रोडक्शन यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है, अच्छा, मिनिमल इम्पैक्ट मतलब परचेजिंग पावर लार्जली जो है वो बराबर बराबर ही रहती है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिसरप्शन नहीं आती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये तो पहली वाली है ना क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन, के ये इकोनॉमी के लिए ना बहुत जरूरी होती है। इट इज सेड कि ये इकोनॉमी के लिए एक तरीके से एसेंशियल ही होती है, ये ना हो तो ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी के अंदर। चलिए, इससे आगे फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी अप टू 10 बोलते हैं हम, या हम कह देते हैं तो इसको कि अप टू मतलब सिंगल डिजिट में रहे, ठीक है, 10 या 10 से नीचे नीचे सिंगल डिजिट में, तो वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कि मॉडरेट है, बट अब ना लोगों को नोटिस में आने लग गया है कि यार ये ना दाम थोड़ा तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं मेरी जेब में, अब इट इज कॉजिंग अ बर्न, मतलब मेरी अब जेब पे ना इसका असर पड़ रहा है कि मुझे ज्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। और ये ना एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई सरकार को, सेंट्रल बैंक कौन, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जो है ना, आरबीआई को बीच में आके देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, और लोगों को ऑब्वियसली क्योंकि महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा टू अवॉइड फ्यूचर प्राइस हाइक्स, तो लोग क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स में से और खर्चा उनको करना पड़ेगा, तो एक तरीके से उनकी सेविंग्स में घात लग जाएगी, इरोजन होगा उनकी सेविंग्स का। ठीक है, चलिए, इसके बाद रेट अगर और ऊपर जाएगा 10 to 20% पर एनम प्रति वर्ष, तो हम बोलते हैं कि अब ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी रनिंग, अब ये भागना शुरू कर चुकी है। रैपिड एंड सीरियस मतलब ये बढ़ भी तेजी से रही है, और अब ये और सीरियस शेप ले रही है, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और एक आम इंसान के लिए, एक कॉमन सिटीजन के लिए, एक आम नागरिक के लिए अब जो है जिंदगी बसर करना जो है उसके लिए महंगा होता जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, एक तो आर्थिक रूप से जो है इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि देखिए आप समझिए इस बात को कि अगर आप पहले मान लीजिए एक शर्ट खरीद रहे थे, लेट्स सपोज 1000 रुपए की, अब आपको दिख रहा है कि यार ये तो बढ़ते बढ़ते 1200, 1500, 1800 होती जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं भाई अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं डिमांड कर सकूं, तो आप डिमांड कम कर देंगे, आप जाके बाजार खरीदारी नहीं करेंगे काफी चीजों की, बस जो आपको लगेगा कि हाँ एसेंशियल आइटम्स हैं, बस जरूरी हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, सिर्फ वही खरीदेंगे। तो डिमांड कम होते ही देखिए क्या होगा कि पीछे से जो प्रोड्यूस कर रहा था, या मान लीजिए जो उत्पादन कर रहा था, जो मैन्युफैक्चर कर रहा था, उसको दिखेगा कि डिमांड जो है वो कम हो गई है। लेट्स सपोज ये पहले वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि 100 शर्टें उसने प्रोड्यूस की थी, 100 शर्टें उसने मैन्युफैक्चर की थी, और सिर्फ जो है डिमांड कितनी की हुई, 70 की। तो अगर मान लीजिए अब वो दुकानदार को फोन करके पूछेगा कि भाई 100 शर्टें पिछली बार भेजी थी, इस बार कितनी भेजू, तो दुकानदार बोलेगा भाई 30 तो पिछली बार की पड़ी हैं, 30 तो बचा हुआ माल है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो इस बार एक आप काम करो, आप जो है ना सिर्फ 50 ही भेज दो, 100 मत भेजो। मतलब क्या हुआ भाई, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं लगाएगा, वो सोचेगा खर्चे मुझे भी चलाने हैं, मुझे भी देखना है अपना मुनाफा प्रॉफिट, तो हो सकता है वो अपने यहाँ से लेबर जो है उसको फायर भी कर दे, लोगों को जो है नौकरी से निकाल भी दे, यानी कि ले ऑफ कर दे। क्यों? क्योंकि डिमांड मार्केट में उसके उत्पाद की नहीं दिखाई पड़ रही उसको। समझ रहे हैं बात को? तो होता क्या है कि धीरे धीरे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में ग्रो करना शुरू करता है, और फेथ इन करेंसी भी वीक होता है, क्योंकि आपकी करेंसी बहुत ज्यादा सामान खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं रख रही है। चलिए, ये तो हुआ 10 to 20% वाला फंडा। अब देखिए इससे भी अगर ऊपर जाती है, यानी कि गैलपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, अब ये बहुत ही सीरियस स्थिति होने जा रही है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बढ़ रहा है टूवर्ड्स द कोलैप्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इस सिचुएशन में कोई अर्थव्यवस्था पहुंचती है तो हम मान के चलते हैं कि ये कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। जैसे एक्सट्रीमली, एक तो रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड राइज हो जाएगा, प्राइसेस में डबल और ट्रिपल वेरी क्विकली। कि मान लीजिए हाइपर इन्फ्लेशन में तो हम ये मान के चलते हैं कि आप सपोज कीजिए एक ब्रेड का पैकेट है ना, ब्रेड का पैकेट खरीदते हो, शायद कोई ब्रेड बटर है ना खरीदते हो बाजार जाके, तो ब्रेड का पैकेट सुबह मान लो लेट्स सपोज पहले ही दाम, वैसे तो हम जाते हैं खरीदते हैं कितने, 50, 70, 80, 100 रुपए का मिल जाता है, पहले ही बहुत जो है ऊपर चल रहा था, यानी कि ऐसे मान के चलो कि पहले ही 1000 रुपए का एक ब्रेड का पैकेट था। सुबह लेने गए मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह लेने गए मॉर्निंग में तो 1000 का था, और शाम होते होते, इवनिंग आते आते ये मान लो ऐसा हो गया कि ये बढ़ के हो गया लेट्स सपोज 3000 रुपए। मतलब डबल या ट्रिपल होने शुरू हो जाते हैं प्राइसेस विद इन द सेम डे। ऐसा भी हो जाएगा कि हाइपर इन्फ्लेशन है, बहुत ही ज्यादा जो है ना, बहुत ही ज्यादा रैपिडली और अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ रही है। तो ये क्या होगा, मनी ऑलमोस्ट वर्थलेस हो जाएगी। जहां आपको दिख रहा था कि यार 1000 रुपए की तो शायद मैं 5 या 6 या 10 ब्रेड खरीद के ले आ रहा था,
है ना, 100 रुपए की एक ब्रेड मिल रही थी। अब ये 1000 रुपए की एक ब्रेड सुबह मिल रही थी, शाम को कोई गया तो उसने देखा यार 3000 रुपए की एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है। तो ये तो भाई क्या हो गया, पैसा जो है ना नियरली वर्थलेस हो गया, कि बार्टर सिस्टम में मर्ज, लोगों को लगेगा यार इससे तो बेटर बार्टर सिस्टम था। तो इससे क्या होगा, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यानी कि सोशली एंड पॉलिटिकली अनरेस्ट क्रिएट होना शुरू होगा। लोग जो है ना सड़कों पर उतर जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे 1920 में हमें देखने को मिला जर्मनी के अंदर, 2000 में जिम्बाब्वे के अंदर। तो यहाँ पे फिर ऐसे क्या होगा कि ये एक तरह से इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स की तरफ ही बढ़ जाती है। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये हम देख रहे थे इसके आधार पे, किसके आधार पे, रेट के आधार पे कि कितनी तेजी से बढ़ रही है इन्फ्लेशन। अब आते हैं दूसरी वाले पहलू पे। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉज है, कि क्या यार कारण, क्या कारण बना है इसका, कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, कोर आइडिया क्या है उसका, और उसके कॉजेज और एक्सप्लेनेशन जो है, ये तीन पहलू हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रही चीजें। अच्छा, सबसे पहले देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलो रुको मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ क्रिएट करता हूँ। हाँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब देखो क्या हुआ यहाँ पे, कि मार्केट में जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये मैं ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सप्लाई से बढ़ गई। लेट्स सपोज, जैसे मान लो कि, चलो शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, कि मार्केट में मान लो, जो शर्ट का एग्जांपल ले रहे थे, कि लेट्स सपोज डिमांड थी 100 शर्टों की और प्रोड्यूस हो रही थी लेट्स सपोज 95 शर्टें। तो यहां तक तो चीजें ठीक थी, कि दाम जो है उसका मान लो कि वो 1000 की शर्ट मिल रही थी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मैं आपको चलो ऐसे एक अज्यूम करके देखो, मान लो मेरे कहने में, मान लो कि अगर मान लो यहाँ डिमांड हो जाए 150 शर्ट्स की, 150 शर्ट होगी, है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया 95 से। तो अब क्या होगा, खरीदने वाले तो बहुत ज्यादा हैं जो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई तो कम है। और ये समझो कि शॉर्ट रन में सप्लाई जल्दी से ऊपर जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यार जिसकी ये फैक्ट्री है उसने कुछ मशीन्स लगा रखी हैं, है ना, उसने कुछ मान लो हो सकता है 5 या 10 मशीन्स लगा रखी हैं, उसने मान लो 50 लोगों को हायर कर रखा है काम करने के लिए। तो वो अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो एकदम नहीं बढ़ा सकता। तो ये बढ़ी हुई डिमांड जो है उसको मैच करना इम्पॉसिबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर, कि जल्दी से इसको मैच करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, ये प्राइस जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, कि 1000 की जगह अब क्या होगा, तुम भी जा रहे हो, कोई और भी जा रहा है, 150 लोग जा रहे हैं, पहले पहले 100 शर्ट डिमांड हो रही थी, अब 150 शर्ट डिमांड हो रही है। तो सब बोलेंगे यार मुझसे और थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो पर मुझे शर्ट जो है ना दे दो। तो क्या होगा, प्राइस हो सकता है 1000 से बढ़ के मान लो 1200, 1500, ऐसे जो है ना सब लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मैं 1200 देने को तैयार हूँ, मैं 1500 देने को तैयार हूँ। तो डिमांड बहुत ज्यादा जब सप्लाई से आगे चली जाती है तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये ना इन्फ्लेशन किसकी तरफ से हो रही है, डिमांड की तरफ से। डिमांड जो है इन्फ्लेशन को पुल कर रहा है ऊपर की तरफ, के जो दाम था ना उसको, दाम को, प्राइस को ऊपर की तरफ ये खींच रहा है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसको सेंटेंस में या वर्ड्स में लिखें अगर, तो हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, या फिर यहाँ बोलो कि हम इसको बोलेंगे थोड़ा स्ट्रांगली, अगर एक और मुझे एक वर्ड ऐड करना हो तो मैं बोलूंगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है मतलब टोटल, इसको ऐसे समझ के चलो, एग्रीगेट कोई कंफ्यूज होने की, घबराने की बात नहीं है। टोटल डिमांड जो है वो टोटल सप्लाई से बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा है, टू मच मनी जो है वो थोड़े से गुड्स, टू फ्यू गुड्स के पीछे भाग रही है, चेज कर रही है ना, कि तुम भी जा रहे हो, बाकी सब भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ हमें जो है ये दे दीजिए, हमारे हमसे पैसे चाहे फालतू ले लीजिए। तो देखिए इसके पीछे हम क्या बोलते हैं, कॉज क्या होता है, कि अगर सरकार ने स्पेंडिंग बढ़ाई जिससे मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, सरकार ने टैक्स के रेट कट कर दिए। अच्छा, टैक्स के रेट कट कर दिए का मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हारी तनख्वाह थी 1 लाख रुपए, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, और लेट्स सपोज तुम पहले 5000 रुपए टैक्स देते थे, ठीक है, अब सरकार ने कहा कि 5000 भी नहीं, तुम्हें सिर्फ 1000 रुपए टैक्स देना है, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में पहले बच रहा था 95,000, अब तुम्हारे हाथ में बच रहा है 99,000। तुम्हें लगेगा बढ़िया यार, तो पैसे और बच रहे हैं, थोड़ा और शॉपिंग करते हैं, थोड़ा चलते हैं और थोड़ा मॉल वॉल घूम के आते हैं ना। तो क्या होगा, उससे भी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, मार्केट में तो सामान उतना ही है ना, लेकिन तुम्हारे हाथ में पैसा ज्यादा आ गया जिससे तुमने डिमांड करनी जो है ज्यादा बढ़ा दी। फिर हायर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन बड़ी आसानी से मिल रहा है। लोन आसानी से मिलने का देखो यहाँ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट, ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है, काफी कम है। इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज वेरी लो। या अगर मान लो इंटरेस्ट रेट को कर दिया रिड्यूस, ठीक है, जैसे तुम सुनते हो ना कि
रेपो को कम कर दिया, ब्याज की दर घटा दी, तो उससे क्या होगा, लोग ज्यादा लोन जो है वो लेने में इच्छुक होंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो उससे भी क्या होगा, बाजार में पैसा ज्यादा आएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, है ना। या फिर रैपिड मनी सप्लाई ग्रोथ, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये हुआ पहला, तो इसको याद रखोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या इसको एक और नाम से बोल देते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन, डिमांड पुल या डिमांड साइड इन्फ्लेशन। चलो दूसरे पे आते हैं, दूसरा है अब हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये अब किस साइड से हो रही है, ये सप्लाई साइड से हो रही है। सप्लाई साइड से होने का मतलब क्या हुआ कि देखो, जैसे लेट्स सपोज मैंने भी बात की थी कि हम शर्ट्स की बात कर रहे थे, तो अगर मान लो मेरी शर्ट्स की फैक्ट्री है, तो शर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल भी खरीद रहा हूँ मैं, जैसे उसमें मान लो मैं धागा खरीद रहा हूँ, कॉटन खरीद रहा हूँ, थ्रेड खरीद रहा हूँ, या मैं उसको डाई कर रहा हूँ तो मैं कलर खरीद रहा हूँ, मैं बटन खरीद रहा हूँ, है ना। इसमें रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो बड़ा बड़ा हुआ प्राइस होगा वो मैं पास ऑन करूंगा किसके ऊपर, कस्टमर के ऊपर, है ना, कंज्यूमर के ऊपर। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर एज हायर प्राइसेस, कि भाई मेरे को लागत जो है ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मेरी बनाने की, उत्पादन की लागत थी वो बढ़ गई, अब वो मैं अपनी जेब से कब तक दूंगा, अपनी जेब से नहीं दे सकता मैं, तो मैं कंज्यूमर को थोड़ा बोलूंगा कि भाई अब ये पहले शर्ट थी लेट्स सपोज 1000 रुपए की, अब ये आपको माफ कीजिएगा 1000 की नहीं मिलेगी, अब ये इसके लिए आपको खर्चने होंगे 1200 रुपए, या मान लीजिए आपको खर्चने होंगे 1500 रुपए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि भाई कॉस्ट जो है ना वो इन्फ्लेशन को पुश कर रही है ऊपर की तरफ, कि नीचे से प्राइस बढ़ा जिसकी वजह से ऊपर गया दाम, हम बोल रहे हैं कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है, जैसे मान लो एक तो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, या सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, सरकार मुझसे टैक्स ज्यादा वसूल कर रही है, तो मैं ऑब्वियसली जो है उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे पड़ेगा। सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गई, जैसे आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज के अमेरिका ने जो है सैंक्शंस लगाए, या रूस से तेल नहीं खरीद सकते, या मान लो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था तो सारी दुनिया ठप हो गई थी, इधर से उधर सामान नहीं आ रहा था, जा रहा था, तो उसमें क्या होगा, सप्लाई नहीं आ रही भैया, सप्लाई नहीं आ रही तो दाम मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा उस केस में, है ना। या फिर राइजिंग वेजेस, के ज्यादा वेज देने पड़ रहे हैं, तो वो भी तो क्या हो रहा है, लेबर मुझसे ज्यादा पैसा मांग रहा है, कि लेबर बोल रहा है कि भाई पिछले साल तक तो ठीक है आप पगार दे रहे थे 30,000, अब 30,000 में नहीं खर्चा चलता, है ना। तो राइजिंग वेजेस जो है वो भी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो क्या करता है, वो कॉस्ट पुश या सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को जन्म देता है। ठीक है, चलो आखिरी इसमें जो एक और कॉन्सेप्ट है वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देखो बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या बोलते हैं कि ये ना एक तरीके से एक स्पाइरल होता है, स्पाइरल कैसे, ऐसे करके कि ये इसमें एक चक्र चलना शुरू हो जाता है वेज प्राइस का। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं कैसे समझाता हूं तुम्हें, कि वेज प्राइस स्पाइरल को हम क्या बोलते हैं कि देखो वर्कर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं हायर वेजेस। क्यों, वो बोल रहे हैं कि भाई देखो जो पिछले साल तक आप जितना पैसा हमें दे रहे थे, जितनी हमें मेहनताना या वेज दे रहे थे, अब उसमें आप क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए, इजाफा कीजिए। अगर मैं वेज बढ़ाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कॉस्ट था किसका, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मेरा बढ़ गया। मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया का मतलब ये हुआ मुझे अपने प्रॉफिट उतने रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कॉस्ट रेज करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो फर्म्स विल रेज द प्राइसेस एंड द वेज प्राइस साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, क्या हो सकता है फिर दाम बढ़ गए, अच्छा डिमांड करेगा वर्कर, वर्कर क्या बोलेगा, भाई दाम बढ़ गए मार्केट में, फिर से वेज बढ़ाओ। ठीक है, फिर से वेज बढ़ाए, फिर से मेरे को दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से हम बोलते हैं ये ना एक स्पाइरल चल पड़ता है, एक ये ऐसे साइकिल चल पड़ती है जिसमें इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कि ये बिल्ट इन ही है। समझ रहे हो बात को। तो ये तीन तरीके की, मेनली तो ये पहली दो, ये वाली डिमांड वाली और कॉस्ट पुश वाली, ये ध्यान रखनी है, और तीसरा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो हम भारत में, इंडिया या भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम इसको मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं इसको। तो देखो मेजरली इंडिया के अंदर हम इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दो इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या ट्रैक करता है, जो दाम होते हैं किसके, एक बास्केट के, एक बास्केट उसके अंदर क्या है, कुछ गुड्स हैं और कुछ सर्विसेज हैं। अच्छा तुम सोचोगे कौन से गुड्स हैं कौन से सर्विसेज हैं, देखो एक कॉमन सिटीजन को, एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी हम इस बास्केट में डालते हैं। जैसे हम आप कह सकते हो कि हाउस होल्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है,
टेलीकम्युनिकेशन है, फिर ये कुछ ऐसे ग्रोसरीज हो गई है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के प्राइस को इसमें हम शामिल करते हैं। और ये कौन सा प्राइस होता है? रिटेल प्राइस, जो आप पे करते हो आप बतौर एक कंज्यूमर। जब आप जैसे मान लो आप बाजार जाते हो ना, मार्केट गए तो बाजार जाके आपने कितना जो है पैसा आपको खर्चना पड़ा ये सामान लेने के लिए, ठीक है। और जो हमारा रिजर्व बैंक है ना, वो इसको टारगेट करता है या इसको मॉनिटर करता है इन्फ्लेशन को देखने के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर, किसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ठीक है। यहाँ बस मैं अभी थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम अलग अलग सारे इंडेक्सेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो दूसरा देखो, अब यहाँ पे ये तो हो गया कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, है ना, मतलब रिटेल। तुम लोग जहाँ पे रिटेल समझते हो ना, कि जब तुम जाके बाजार से खरीद के लेके आ रहे हो, तुमने मान लो हो सकता है दो दूध के पैकेट खरीदे, एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, एक बटर का पैक खरीदा, ऐसे करके। दूसरा हम बोलते हैं होलसेल। अब देखो होलसेल में क्या होता है, होलसेल लेवल में जहां पे बिजनेसेस जो हैं वो बिजनेस के साथ डील करते हैं। जैसे मान लो लेट्स सपोज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं शर्ट बना रहा हूँ, तो मैं जो कपड़ा उठाऊंगा या जो मैं धागा उठाऊंगा वो मैं किस में उठाऊंगा? थोक में, होलसेल में, है ना। तुम ऐसे जाके धागा नहीं उठाओगे कि कपड़ा थोक में नहीं उठा के ले आओगे। तुम क्या करोगे? तुम एक या दो या तीन शर्ट खरीद के लाओगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो ये रिटेल वाला है, ठीक है। मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, बिजनेस हूँ, तो मैं रिटेल में ना उठा के मैं होलसेल लेवल में डील करूंगा, ठीक है। तो हम WPI क्या करता है? इस प्राइस को ट्रैक करता है कि होलसेल लेवल पे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दो, यहाँ पे सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? गुड्स। WPI में हम क्या बोलते हैं? इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, या इसको ऐसे बोल सकते हो, मैं इधर लिख देता हूँ कि इट एक्सक्लूड्स सर्विसेज, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ब्रीफ ही बता रहा हूँ वैसे, अभी इसके बारे में ना डिस्कस कर लेंगे एक और दूसरे वीडियो में। अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ वो सारे WPI, PPI, CPI, ये सारे CFPI, ये सारे मैं डिस्कस करूँ, तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई इसके ऊपर भी जो है हमें चाहिए कि हम डिस्कस करें कि ये CPI, WPI, PPI, फिर एक और होता है CFPI, CPI का कंपोनेंट होता है। कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ इसके ऊपर भी डिस्कशन का एक छोटा सा वीडियो और हम बना लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेजरिंग इन्फ्लेशन। हाँ, मेजर कौन सा यूज किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो ठीक है, आखिरी सवाल अब ये बता कि भाई क्या इन्फ्लेशन बढ़िया है या बेकार है, मतलब इज इन्फ्लेशन गुड और बैड फॉर द इकोनॉमी? देखो यहाँ पे ये सवाल गलत है। सवाल गलत क्यों है? क्योंकि देखो, अगर इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट है, अगर इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है, मतलब 3, 2, 3, 3.5% तक है, मॉडरेट है, कंट्रोल में चल रही है, ऐसे कह सकते हो कि हाँ चलो ठीक है 3% तक, 3.5% तक, ऐसे रेंज में चल रही है, तब तो हम बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया है, इट इज वेरी गुड। रादर हम ये बोलते हैं कि भाई ये जरूरी है, एसेंशियल है, इसके बिना ना ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये मान लो कंट्रोल से गई बाहर, मतलब इट इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या इससे बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, बहुत रैपिडली राइज करने लग गई, तो फिर डेफिनेटली ये बैड है। फिर ये हो सकता है आपकी इकोनॉमी को कोलैप्स भी कर सकती है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है वो क्या करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है। मेजरली ये देखते हैं हम, RBI का जिम्मा रहता है। हाँ, इसमें सरकार जो है वो भी अपनी भूमिका अदा करती है कि मार्केट में पैसा जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इतना ही रहे कि भाई डिमांड जो है वो बहुत ऊपर ना चली जाए सप्लाई से। और सरकार ध्यान रखती है कि लोगों से टैक्स इतना ना वसूले, बिजनेसेस से टैक्स इतना ना वसूले कि उसका जो है असर कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ जाए और दाम जो है वो आसमान को छूने लगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर चली जाए, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने सोचा था 15 मिनट तक खत्म हो जाएगा, बट चलिए कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग रुद्रनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।